नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 110 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का देखने वाले हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल के जेई, AEE या टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वही दोस्तों, प्ले स्टोर पर मेरा एप्लीकेशन भी लाइव हो चुका है। आप वहां से डाउनलोड करके अपना स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। वहां पे काफ़ी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया गया है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, सिंगल फेज 1.5 किलोवाट मोटर की सुरक्षा के लिए रेटिंग का MCB प्रदान किया जाना चाहिए। तो कितने एम्पियर का प्रदान किया जाना चाहिए? तो कम से कम 10 एम्पियर का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, कम पावर फैक्टर का परिणाम क्या होता है? यानी द लो पावर फैक्टर रिजल्ट्स इन। तो कम पावर फैक्टर में आपका क्या होता है? इंक्रीज लॉसेज, यानी बढ़ा हुआ नुकसान इसमें बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग ओवरहेड कंडक्टर के रूप में किया जाता है? यानी व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर यूज्ड एज ओवरहेड कंडक्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला नंबर पर है ACSR, दूसरा है विजल्स बोल्फ। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी जो है ACSR, विजल्स बोल्फ, ये सभी है जो ओवरहेड कंडक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पानी के नीचे इमर्शन परीक्षण केबल को पानी बाथ में डुबोया जाता है। यानी अंडर वाटर इमर्शन टेस्ट केबल इज इमर्सेड इन वाटर बाथ एट। तो कितने डिग्री? तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर डुबोया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनर्जी की यूनिट क्या है, यानी ऊर्जा की इकाई क्या है? तो एनर्जी का यूनिट होता है किलो वाट आवर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, किलो वाट आवर्स। नेक्स्ट है, 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति में फेज टू फेज वोल्टेज क्या होता है? तो 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति में फेज टू फेज वोल्टेज जो होता है आपका 415 वोल्ट ही होता है। वही अगर बात करें फेज टू न्यूट्रल का, तो फेज टू न्यूट्रल का होता है 230 वोल्ट। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? यानी द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द लाइट इज कॉल्ड। तो फोटोमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोटोमीटर को भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है, AC द्वारा DC में परिवर्तित किया जाता है। तो AC को DC में कौन परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। डायनेमो आप लोग को पता ही होगा कि मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मोटर हो गया, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करते हैं। ट्रांसफार्मर जो है आपका वोल्टेज लेवल को चेंज करता है, जैसे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्ट में ये कन्वर्ट करता है। 9 नंबर प्रश्न है, ओवरहेड रखरखाव करने से पहले निम्नलिखित करना चाहिए। यानी बिफोर कैरिंग आउट ओवरहेड मेंटेनेंस फ्लोविंग शुड बी डन। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। पहला, ट्रांसफार्मर भी स्विच ऑफ, यानी ट्रांसफार्मर बंद है, DG सेट बंद है और HD पैनल इज स्विच ऑफ। ऑप्शन नंबर डी में है, संबंधित ओवरहेड फीडर बंद कर दिया जाता है और अर्थ कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये सबसे पहले किया जाता है। आपका जो रिस्पेक्टिव ओवरहेड है फीडर, उसको स्विच ऑफ करते हैं और उसको अर्थ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद है, बहुत ही आसान प्रश्न है, घर के वायरिंग में काला तार इंगित करता है। यानी इन हाउस वायरिंग द ब्लैक वायर इंडिकेट द। तो ब्लैक वायर जो होता है आपका न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है, घर की वायरिंग में हरा तार इंगित करता है। तो हरा तार जो होता है आपका अर्थ को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीटर तत्व का बना होता है। हीटर किसका बना होता है? तो हीटर जो होता है आपका नाइक्रोम का बना होता है। एक इंसुलेटर होना चाहिए, यानी एन इंसुलेटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। यस, एक इंसुलेटर के पास में हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1
राइट होगा। नेक्स्ट है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युतीय कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, शोल्डर हो गया, पीजी क्लैंप हो गया, थिम्बल्स हो गया, उपरोक्त में से सभी। तो विद्युत कनेक्शन बनाने के लिए ये सभी का उपयोग किया जाता है। शोल्डर हो गया, पीजी क्लैंप हो गया, थिम्बल्स हो गया, ये सभी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। उसके बाद ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि घूर्णन मशीनों उपकरणों की गति मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है, यानी इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मशीन अप्लायंस। लैक्समीटर नहीं होगा, टैकोमीटर, यस टैकोमीटर से स्पीड माप सकते हैं। उसके बाद माइक्रोमीटर है, नन ऑफ दीज है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, टैकोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है। तो धारा किसे मापते हैं, तो ए मीटर से मापते हैं। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापेंगे, थर्मामीटर से टेम्परेचर को माप देंगे। रोध प्रतिरोध को उपयोग करके मापा जाता है, यानी इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग। तो रोध प्रतिरोध के उपयोग करके क्या मापा जाता है, तो इसका उपयोग करके जो मापा जाता है आपका इंसुलेशन मेजर को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में किसका उपयोग एसी आपूर्ति के सुधार के लिए किया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, और यहाँ पे डी नंबर है ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डायोड का उपयोग करते हैं। वायरिंग सर्किट में फ्यूज को रखा जाएगा, यानी इन वायरिंग सर्किट द फ्यूज विल बी प्लेस्ड ऑन। तो फ्यूज को हमेशा फेज में ही उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। कभी भी भूल करके भी न्यूट्रल में फ्यूज को नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, क्लास ए इंसुलेशन तक बढ़ सकता है, यानी क्लास ए इंसुलेशन कैन रेज अप टू सेंटीग्रेड। तो कितने तक बढ़ सकता है, तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इंसुलेशन बढ़ सकता है। तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। दोस्तों यहाँ पे और देख लेते हैं जो अन्य क्लास के हैं। जैसे मैं अभी आप लोग बताएं कि ए का कितना होता है, ए का मैक्सिमम होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपका डिग्री सेंटीग्रेड में ही ध्यान रखिएगा। बी का है, बी का जो है आपका 130 डिग्री तक बढ़ सकता है। उसके बाद एफ की अगर बात करें तो एफ का जो होता है आपका 155 डिग्री तक 155 डिग्री तक बढ़ सकता है। उसके अलावे जो है आपका जैसे एच का पूछता है, तो एच कितने तक बढ़ सकता है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। उसके बाद वाई क्लास जो है आपका, वाई क्लास जो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बढ़ सकता है। उसके बाद में ई क्लास जो है, ई क्लास जो है आपका जो बढ़ सकता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये भी ध्यान रखिएगा, ई भी है जो आपका 120 तक बढ़ सकता है। और एक जो है आपका जो सी होता है, सी क्लास का जो टेम्परेचर रेंज होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 180 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 225 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका लिमिट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न कि यदि एक 60 वाट और 100 वाट के लैंप श्रृंखला में है और आपूर्ति स्रोत से जुड़े हैं तो कौन सा लैंप अधिक रोशनी देगा, यानी इफ अ 60 वाट और 100 वाट लैंप इन सीरीज एंड आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ सप्लाई विच लैंप विल बी गिव मोर लाइट। तो इसमें जो कम वाट के बल्ब होंगे वो ज़्यादा लाइट देंगे, यानी 60 वाट का बल्ब है जो यहाँ पे ज़्यादा लाइट देगा। नेक्स्ट है पावर को परिभाषित किया जाता है, यानी पावर इज डिफाइंड एज। पावर क्या होता है, तो पावर जो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, कार्य करने की दर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। उसके बाद है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज इंक्रीजेड बाय। तो किससे बढ़ जाता है, तो इंक्रीज इन एज ऑफ सेल के एएच में वृद्धि करने से उसका आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है अ जनरेटर कन्वर्ट, यानी जनरेटर कन्वर्ट करता है, किसमें करता है, तो जनरेटर जो होता है आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है
लेमिनेटेड का उपयोग कम करने के लिए किया जाता है, यानी लेमिनेटेड कोर इज यूज टू रिड्यूस, इसको किया जाता है तो एडी करेंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एडी करेंट लॉस। नेक्स्ट है बायोगैस निर्भर करता है, बायोगैस डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन फ्यूज का प्रकार नहीं है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्यूज। यहाँ पे देख लीजिए HRC, रिवायरेबल और सिरेमिक, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरेमिक जो है आपका फ्यूज का प्रकार नहीं है, जबकि HRC, रिवायरेबल ये सभी हैं। नेक्स्ट है उसके बाद में 28 नंबर, इन 3 फेज 440 वोल्ट ओवरहेड वितरण लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर के प्रकार बताइए। तो इसमें कौन सा उपयोग करते हैं, तो आपका पिन टाइप का भी उपयोग करते हैं और साइकिल टाइप के भी उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपरोक्त दोनों यानी ए एंड बी। उसके बाद प्रश्न है करंट को मापने की सुविधा के लिए एमीटर पैनल में के साथ सर्किट में उपकरण है, तो किसमें। नेक्स्ट है करंट को मापने की सुविधा के लिए एमीटर पैनल के साथ सर्किट में जुड़ा उपकरण है, यानी इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड इन द सर्किट, द एमीटर इन पैनल इज फैसिलिटेट द मेजरमेंट ऑफ करंट। तो किसमें ये ऐड करते हैं, तो ये जो आपका जुड़ा होता है करंट ट्रांसफार्मर के साथ में जुड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा, करंट ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है करंट है, करंट क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ऑप्शन नंबर एक राइट होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है जब कैपेसिटेंस समांतर में जुड़ी होती है तो समतुल्य कैपेसिटेंस क्या होता है। जब कैपेसिटेंस समांतर में जुड़ी होती है तो यह इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वही जब कैपेसिटेंस सीरीज में जोड़ेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस के केस में उल्टा हो जाता है, जब आपका रजिस्टर समांतर में जुड़ी होती है यानी सीरीज में जुड़ी होती है तो उस कंडीशन में आपका जो रेजिस्टेंस है घट जाता है, और जब सीरीज में जुड़ा होता है तो उस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि 60 वाट के 2 लैंप और 100 वाट में से एक को श्रृंखला में 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा होगी, यानी 2 लैंप ऑफ 60 वाट 1 ऑफ 100 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज टू सप्लाई 220 वोल्ट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी। तो यहाँ पे लैंप कितनी बात के 2 लैंप हैं और 60 वाट के हैं, तो टोटल यहाँ पे कितनी लैंप में पावर खर्च होंगे, तो 120 यहाँ पे खर्च होंगे। उसके बाद में एक और है 100 वाट का, तो यहाँ पे अगर 100 कनेक्ट कर देते हैं तो टोटल कितने हो गए, तो 220 वाट यहाँ पे यूज होने वाला है टोटल पावर। तो आप सिंपली फार्मूला लगा सकते हैं, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है P/V। पावर भी यहाँ पे आ रहा है आपका 220 आपका वाट और वोल्टेज भी है तो आपका 220 वोल्ट। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है ये 40 वाट बॉक्स प्रकार की फिटिंग एक दिन तक के 40 घंटे के लिए जलती है तो बिजली शुल्क क्या होगा, यानी ये 40 वाट बॉक्स टाइप फिटिंग ग्लो फॉर 10 आवर्स इन डे इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो आप सिंपली इलेक्ट्रिक चार्जेज निकाल सकते हैं, आपका यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा, तो आप सिंपली यहाँ कर सकते हैं कितना है 40 वाट है और आपका 10 घंटे तक प्रतिदिन यूज करता है, डिवाइडेड वाइज यहाँ पे 1000 करेंगे तो यहाँ पे ये आपका कट करके कितना आ जाएगा 0.4 किलोवाट आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, CEA का मतलब क्या होता है। CEA का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिक एक्ट, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है 35 नंबर, 33 kV बाई 415 वोल्ट के लिए MD रिकॉर्डिंग के लिए आपूर्ति अधिकारियों के द्वारा नियोजित एकीकरण समय 10 मेगावोल्ट एम्पियर सब स्टेशन है, यानी द जनरेशन टाइम इम्प्लाइड बाय सप्लाई अथॉरिटी फॉर रिकॉर्डिंग MD for 33 kV बाई 415 वोल्ट
10 MVA सब स्टेशन। तो कितना होता है, तो इसके लिए टोटल टाइम कितना होता है, तो 60 मिनट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइनों के लिए जमीन से सबसे कम कंडक्टर की न्यूनतम निकासी कितनी होती है, यानी द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ लोवेस्ट कंडक्टर फ्रॉम द ग्राउंड फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन। तो टोटल कितना ये डिस्टेंस होता है, तो 5.8 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है, उच्च वोल्टेज पर कंडक्टर की सतह पर दृश्यमान श्रव्य आंशिक निर्वहन है, यानी द विजिबल ऑडिबल और पार्शियल डिस्चार्ज एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट हाई वोल्टेज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो कोरोना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवृत्ति के परिवर्तन की दर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना अधिक नहीं होना चाहिए, तो 3 हर्ट्ज से ज़्यादा आपका वेरिएशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, 11 kV बाई 415 वोल्ट ट्रांसफर की सुरक्षा के लिए एलए का रेटेड वोल्टेज क्या है, यानी द रेटेड वोल्टेज ऑफ एलए ऑफ 11 kV बाई 415 वोल्ट ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन इज, तो कितना होता है, तो 9 kV होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उसके बाद है RLDC इंडिकेट। RLDC का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, लोड करंट में वृद्धि होने पर डैश रिले संचालित होता है। तो कौन सा संचालित होगा, तो लोड करंट में आपका जो होगा OLR। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ओवरलोड रिले संचालित होगा। नेक्स्ट है, पूरी तरह से चार्ज किए गए लीड एसिड सेल का टर्मिनल है। तो अगर पूर्व से अगर चार्ज है लीड एसिड सेल, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज जो होता है आपका 2.2 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न है, लेड एसिड सेल की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित नियम लागू होता है। तो कौन सा नियम लागू होता है, इसमें जो नियम लागू होता है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उसके बाद है कि लेड एसिड सेल में अवसादन किसके कारण होता है, यानी सेडिमेंटेशन इन लेड एसिड सेल ओकर ड्यू टू, तो किसके कारण होता है, ये जो होता है आपका ओवर चार्जिंग एट हाई रेट। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। ट्रांसफर में आंतरिक दोष को इंगित करके तो कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो ग्लूकोज रिले सुरक्षात्मक उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, नए तेल के लिए ट्रांसफार्मर के लिए न्यूनतम स्वीकार BDV है, यानी मिनिमम अलाउड BDV फॉर ट्रांसफार्मर फॉर न्यू ऑयल कितना होता है, तो आपका 30 kV होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 30 kV। कि ट्रांसफार्मर तेल में BDV का परीक्षण करते समय इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी डैश की दूरी पर रखी जाती है। तो कितनी दूरी पर रखी जाती है, तो 4 mm की दूरी पर रखी जाती है। उसके बाद है, एक ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का कोर जो बना होता है आपका सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांसफार्मर तेल का कार्य है, तो इसमें ट्रांसफार्मर का जो मुख्य कार्य होता है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, कूलिंग फॉर प्राइमरी कॉइल्स, यस इसका यह भी कार्य है। कूलिंग फॉर सेकेंडरी कॉइल्स, प्रोवाइडिंग एडिशनल इंसुलेशन, ये सभी जो यहाँ पे कार्य दिए हुए हैं ट्रांसफार्मर का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर के लिए अधिकतम दक्षता की शर्तें क्या है, यानी फॉर अ ट्रांसफार्मर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। तो मैक्सिमम इफिशियंसी किस कंडीशन में होते हैं, तो कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी मैक्सिमम हो जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट देता है, कब देता है, पूरे लोड पर कॉपर लॉस, यानी कॉपर लॉस एट फुल लोड। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। उसके बाद प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का तेल मुक्त तो रहेगा, यानी ट्रांसफार्मर ऑयल सेल बी फ्रॉम, तो इसमें क्या होता है, तो मॉइस्चर से आपका मुक्त रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उसके बाद है, एक विनिर्माण प्रस्थान में ट्रांसफार्मर पर
कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है आपका टाइप परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का उद्देश्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे देख सकते हैं, मॉनिटर द ऑयल लेवल, यस ये भी कार्य होता है। टॉप अप द ऑयल लेवल, ये भी कार्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उपरोक्त ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है, सिंगल फेज 1 BHP इंस्टॉलेशन फुल लोड पर लोड की मांग कर सकता है। यानी सिंगल फेज 1 BHP इंस्टॉलेशन कैन बी डिमांड लोड एट फुल लोड। तो कितना टाइम्स कर सकता है? तो 6 टाइम्स कर सकता है। यहाँ पे सिंगल फेज के बारे में पूछा है। अब यहाँ पे 3 फेज के बारे में देख लेते हैं। 3 फेज में कितने BHP की मोटर कितनी मांग कर सकता है? जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिंगल फेज में अभी आप लोग बताएं, अप टू एंड इंक्लूडिंग 1 BHP फुल लोड करेंट 6 टाइम्स। यहाँ पे 3 फेज के केस में देख लीजिए, अप टू एंड इंक्लूडिंग 3 BHP। 3 BHP के केस में देख सकते हैं 3 टाइम आपका फुल लोड करेंट मांग सकता है। इबोव 3 BHP एंड 10 BHP तक अगर देखें तो यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे फुल लोड करेंट हो सकता है। और उसके बाद है यहाँ पे एबोव 10 BHP एंड अप टू इंक्लूडिंग 50 BHP, तो आपका 1.5 टाइम्स एंड एबोव 50 BHP आपका 1.25 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ देते हैं कि 3 फेज के कंडीशन में आपका 1 से लेकर के 3 BHP तक कितना लोड ले सकता है? तो 3 गुना, और 3 से 10 BHP तक आपका 2 गुना होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 प्रश्न देखिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको 55 प्रश्न और लेकर के आएंगे। तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहूँगा कि मेरा एप्लीकेशन स्टडी विथ रहीस प्ले स्टोर पे लाइव हो चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप फ्री में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।